ये इस चैप्टर के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स को कवर किया जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैकोबिन रूल, राइन ऑफ टेरर और नेपोलियन को पावर में आते हुए देखा फ्रांस में। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरुआत करेंगे। This video is created for education purpose. Humble request from the creator to the student to sit with a notebook and make notes. Please do like, share and subscribe the channel if you like the content and want more such videos for concept clarity. इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत ब्रिटेन में 1760s से ही हो गई थी, बट ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इसे फ्रांस में स्प्रेड होने में अच्छा खासा टाइम लगा। मिड ऑफ 19th सेंचुरी ड्यूरिंग नेपोलियन रूल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपेंशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ट्रेड इंक्रीज होता है, नए इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप होते हैं और नए सोशल ग्रुप्स का एमरजेंस होता है। और ये सारे चेंजेस फ्रांस में नेशनलिज्म को आगे बढ़ाते हैं जो लिबरलिज्म के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे। ये बाबा, ये लिबरलिज्म, ये सोशल ग्रुप, ये भारी भारी वर्ड काय बोल रहे रे बाबा, सब ऊपर ऊपर गया रे, ऊपर ऊपर। थोड़ा इजी समझा, इजी। तो आइए इसे समझते हैं। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनी जिससे लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिला। दूसरा, जहां ये फैक्ट्रीज सेटअप हुई वहां नए टाउन्स बनने शुरू हुए, लोग रूरल एरियाज से जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बन एरियाज में शिफ्ट हुए, ट्रेड इंक्रीज हुआ और आखिर में हमें देखने को मिलता है एमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप जिन्हें हम न्यू मिडिल क्लास कहते हैं। ये न्यू मिडिल क्लास जो थी ये बनी थी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स एंड वर्किंग क्लास से, और ये न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड भी थी। बात को समझो, जब इंसान की बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो फिर इंसान फुल इज्जत खोजता है ना, उसको फुल इज्जत चाहिए, फिर है ना, उसको फ्रीडम चाहिए। अब ये जो नए मिडिल क्लास थे ना, इनकी जो नेशनलिज्म की आइडियाज थी वो क्लोजली लिंक थी विद आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, और यही न्यू मिडिल क्लास के नेशनलिस्ट आइडियाज को हम लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। आइए समझते हैं पहले ये लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सेंटर्ड है एक इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर, उसकी फ्रीडम के ऊपर, उसकी आजादी के ऊपर, है ना, जिसपे कोई बंदिश ना हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो न्यू मिडिल क्लास उभर के आई थी, उन्होंने लिबरलिज्म के आइडियाज को एडॉप्ट किया, लोगों में फैलाया ताकि सब साथ आ सके, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बने, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस बने, और इसी को हम लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। अब जो ये लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो चाहते क्या थे? पॉलिटिकल स्फीयर में इनके मेजरली 3 डिमांड्स थे। पहला, कानून सबके लिए एक बराबर हो। दूसरा, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जैसे हमारे देश में सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलता है बेस्ड ऑन बर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही फ्रांस भी इस रेस में पीछे नहीं था। वहां भी हमें ऐसा ही कुछ सिमिलर सिस्टम देखने को मिलता है जहां पे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स, हमारी भाषा में कहा जाए तो जमींदार्स का बोलबाला था, उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, उनके पास पावर था, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, उसी को प्रिविलेजेस कहते हैं। तो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाया जाए। और तीसरा मुद्दा था नेशनल यूनिटी, एक नेशन स्टेट बनाना बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 लिबरल नेशनलिस्ट के पॉलिटिकल स्फीयर में डिमांड थे। पर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये भी थोड़े हिपोक्रेट्स थे। पर वो कैसे? इनकी इक्वालिटी का मतलब सबके लिए इक्वालिटी नहीं था। ये विमेन्स को और मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। अब सोचो, जब इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिली होगी तो इन्होंने कैसे रिएक्ट किया होगा? तो वही होना है 19th और 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है प्रोटेस्ट, आंदोलन इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए यूरोप में। ये तो हुआ पॉलिटिकल स्फीयर में। पर इकोनॉमिक स्फीयर में अगर लिबरल नेशनलिज्म को समझे तो पहला एजेंडा था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और दूसरा अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। अगेन आई नो ये सर के ऊपर से गया होगा, तो एक एग्जांपल देते हैं 19th सेंचुरी में जर्मनी का। तो उस दौरान जर्मनी जो थी वो 39 टुकड़ों में बटी हुई थी और इन टुकड़ों को हम प्रिंसिपैलिटीज कहते हैं, और हर एक प्रिंसिपैलिटी की अपनी करेंसी और वेट एंड मेजर्स थे जिससे व्यापार करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे कि इन सारे टुकड़ों को, इन सारे प्रिंसिपैलिटीज को मिला के एक जर्मनी बनाया जाए।
यूनिफाइड जर्मनी बनाया जाए, जिससे लोग, सामान और कैपिटल का मूवमेंट ईजी हो जाए, व्यापार करना ईजी हो जाए। अभी हमने ये समझा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से यूरोप की सोसाइटी में चेंजेस तो आए ही, बट एट द सेम टाइम हमें दूसरे चेंजेस जैसे न्यू आइडियोलॉजीज जैसे लिबरल नेशनलिज्म का भी एमर्जेंस देखा। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, हमें फिर से एक नया मोड़ देखने को मिलता है इस कहानी में, और वो था बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन साथ मिलकर नेपोलियन को हार का स्वाद चखाते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वियना में 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। पहला, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस में रेस्टोर करना, उन्हें फिर से लाना। जितने भी टेरिटरीज कब्जा की गई थी उन्हें वापस करना। नेपोलियन की हार फ्रांस में बस मोनार्की को ही रिस्टैब्लिश नहीं करती, नेपोलियन की हार एक और नए आइडियोलॉजी को यूरोप में लेके आती है, जिसे हम न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। हमने इसी वीडियो में कुछ देर पहले लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, जो न्यू मिडिल क्लास लेके आई थी, बट न्यू कंजर्वेटिज्म को यूरोप में यूरोपियन गवर्नमेंट लेके आती है, जो फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्क को यूरोप में स्ट्रेंथन करना चाहते थे। अब ये जो नई आइडियोलॉजी थी जिसे हम न्यू कंजर्वेटिज्म कह रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल फिलोसॉफी थी। वो ट्रेडिशंस को मानते थे, वो इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स को मानते थे, वो ग्रेजुअल चेंज को प्रीफर करते थे, ना कि क्विक चेंज को। मतलब घुमा फिरा के कहें तो ये जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा सिस्टम था, उसे और स्ट्रांग बनाना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि अगर उन्हें ये राजा सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना है तो इनको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली, मॉडर्न आर्मी। दूसरी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तीसरी, डायनेमिक इकोनॉमी। और चौथी, अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। अभी जैसे मैंने पहले कहा, ये कंजर्वेटिव्स चाहते थे यूरोप में मोनार्कीज को फिर से रिस्टोर करना, जो नेपोलियन ने उखाड़ फेंकी थी। अब तुम बात को समझो। ये ऑटोक्रेटिक रूलर्स जो हैं, ये राजा जो हैं, ये नहीं चाहेंगे कि तू मैं हो, ये नहीं चाहेंगे कि इन पे कोई उंगली उठाए, तो ये सेंसरशिप लॉज लाते हैं, लोगों के राइट्स को लिमिटेड कर देते हैं, जिससे लोगों का फ्रीडम कम हो जाए और गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाए। आज हमने 2 आइडियोलॉजीज को समझने की कोशिश की, पहली लिबरल नेशनलिज्म और दूसरी न्यू कंजर्वेटिज्म। और ये दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे से ऑपोजिट है। एक इंडिविजुअल राइट्स को एक्सपेंड करना चाहता है और दूसरा उसको कर्व करना चाहता है, उसको लिमिट करना चाहता है। जब ये कंजर्वेटिव्स, ये राजाज पावर में आते हैं तो यही लिबरल नेशनलिस्ट को छुपना पड़ता है, पर वो झुकते नहीं है, वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं। वो पूरे यूरोप में फिर से रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को फैलाते हैं। रिवोल्यूशनरीज के एग्जांपल ले तो हमें गुसेपी मेज़िनी का नाम याद आता है, जिन्होंने 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। पहली यंग इटली मर्साई में और दूसरी यंग यूरोप बर्ने में। तो आज हमने 2 आइडियोलॉजीज के बारे में समझा, जो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है व्यूअर्स को। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को फिर से बार बार देखें और बने रहें। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं तीसरी वीडियो में।